एवरीवन, वेलकम टू अंशु कॉमर्स स्टडी। आई एम अंशु और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ 12th का अकाउंटेंसी। तो हम लोगों ने 12th के अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिया है, जिसमें कि हम लोगों ने पहले पार्ट में एनपीओ के मीनिंग को समझा, सेकेंड पार्ट में उसके अकाउंट्स को समझा और आज थर्ड पार्ट में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट आइटम को समझेंगे। इन आइटम को समझने के बाद अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे समझना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला आइटम सब्सक्रिप्शन है। सो हम लोगों ने पहले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, दोनों पार्ट में सब्सक्रिप्शन की चर्चा किए हैं। चलिए एक बार फिर से इसके बारे में जानते हैं। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? एनपीओ में सदस्यता ग्रहण करने के लिए जो भी इंसान, जो भी लोग चंदा देते हैं, पैसा देते हैं, वो उस एनपीओ के सदस्य बन जाते हैं। किसी भी एनपीओ में सदस्यता ग्रहण करने के लिए सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। तो ये सब्सक्रिप्शन मंथली पे, ईयरली पे, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ या फिर ईयरली, आप जैसे चाहे वैसे दे सकते हैं। सब्सक्रिप्शन रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है या इस महीने, उसके अगले महीने, उसके बाद वाले महीने में भी दिया जाता है। ये रेगुलर बेसिस पे है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब रेगुलर बेसिस पे या फिर शॉर्ट टर्म पे होगा तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे, और जब वही लॉन्ग टर्म में होगा तो उसे हम लोग बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो ये सब्सक्रिप्शन रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, हर महीने दिया जा रहा है, मींस शॉर्ट टर्म है। तो ये शॉर्ट टर्म है, इसीलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा। इनकम क्यों? क्योंकि ये हमें मिल रहा है, काम करने के लिए हमें इनकम हो रही है। ये शॉर्ट टर्म है, रेगुलर बेसिस पे है, इसीलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आ जाएगा। अब हमारा अगला आइटम है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी, आजीवन सदस्यता शुल्क। आजीवन सदस्यता शुल्क मीन्स एनपीओ में हमेशा के लिए, आजीवन के लिए, जब तक वो एनपीओ, जब तक वो संस्था है, तब तक उसमें सदस्यता ग्रहण करने के लिए एक मुफ्त राशि दी जाती है। एक ही बार में सारी राशि हम लोग पे कर देते हैं कि जब तक ये संस्था रहेगी तब तक हम इसके पार्टनर बने रहेंगे। पार्टनर कहना सही नहीं होगा, मेंबर। हम इसके मेंबर बने रहेंगे। ये सब कोई नहीं लेते हैं, बहुत कम, कोई 100 में कोई एक लाइफ मेंबरशिप फी लेता है। ये बर्डन क्रिएट करता है। जैसे ही हम लोग किसी का आजीवन सदस्य बन जाएंगे हमारे ऊपर तो बर्डन आ जाएगा। उसको मैंने सारी पैसे दे दिए, पूरा जो मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए जो भी राशि लगता है सब दे दिए, तो उसके ऊपर एक बर्डन बन गया। एनपीओ जो है उसके ऊपर एक बर्डन बन गया कि ये हमारे पूरे लाइफ का एक मेंबर है। ये बर्डन क्रिएट करता है, लॉन्ग टर्म होता है, इसमें पूरी लाइफ की राशि एक बार में दे दी जाती है, आजीवन सदस्यता शुल्क। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म है, तो ये आ जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये बर्डन क्रिएट करता है, इसीलिए आ जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। चलिए अब थर्ड आइटम को देखते हैं। तो हमारा थर्ड आइटम है इंडोरमेंट फंड। इंडोरमेंट फंड, बंदोबस्ती निधि। इंडोरमेंट फंड में कोई निश्चित उद्देश्य आपके पास होता है। जैसे मान लीजिए शिक्षा के लिए, आपको एनपीओ को शिक्षा के लिए कुछ निधि, कुछ फंड, कुछ पैसे दिए जाते हैं और कहा जाता है, आपको पहले से पता रहता है कि ये पैसे हमें शिक्षा पे ही खर्च करने हैं। इसका उद्देश्य निश्चित है। ये जो राशि है एक बार में दी गई, इसके उद्देश्य निश्चित है, इसीलिए ये आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। उद्देश्य निश्चित होने से आपके ऊपर एक बर्डन क्रिएट होता है कि ये पैसे उसी काम में खर्च करने हैं जिस काम के लिए ये दिए गए हैं। तो बर्डन क्रिएट किया, तो इसके लिए ये आ जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। हम लोग पहले कुछ बातों को माइंड में सेट कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म है, रेगुलर बेसिस पे आ रहा है,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसी जगह पे अगर लॉन्ग टर्म है, बर्डन क्रिएट कर रहा है, उसका उद्देश्य निश्चित है, तो बैलेंस शीट में, जैसे कि सब्सक्रिप्शन रेगुलर बेसिस पे है तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, हमारे लिए इनकम है इनकम साइड में जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी ये बर्डन क्रिएट करता है, कोई कोई लेता है, लॉन्ग टर्म होता है, तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। इंडोमेंट फंड बर्डन क्रिएट करता है, इसमें उद्देश्य निश्चित होता है, इसीलिए ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। अब हमारा अगला है इंट्रेंस या एडमिशन फी। इंट्रेंस या एडमिशन फी, जब संस्था में हम लोग सदस्यता ग्रहण करते हैं तो उस टाइम हमें कुछ पैसे एडमिशन के तौर पे देने होते हैं। जैसे कि हम लोग किसी स्कूल में एडमिशन लिए, कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, तो उस टाइम हमें काउंटर पे एडमिशन फी के रूप में कुछ पैसे जमा करना पड़ता है। संस्था के लिए तो एडमिशन फी एक नॉर्मल इनकम है, वो जो भी स्टूडेंट संस्था में आएगा, जो भी जितनी बार भी वो संस्था में आएगा, संस्था के अंदर अपना नाम देगा, तो उसे कुछ प्रवेश शुल्क देने होंगे, तो ये रेगुलर बेसिस पर प्राप्त होते हैं। जितने भी स्टूडेंट आएंगे उतने सारे स्टूडेंट इन्हें एडमिशन फी देते जाएंगे, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म होता है, इसीलिए इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखेंगे, ये हमारे लिए इनकम है। ये हर बार एक स्टूडेंट आया उसने दिया, दूसरा स्टूडेंट आएगा वो भी देगा, तीसरा स्टूडेंट आएगा वो भी देगा, तो ये हमारा रेगुलर प्राप्त होते रहता है, इसीलिए इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखेंगे। चलिए अब दूसरा है, अगला है डोनेशन। डोनेशन दान, तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, दान दो प्रकार के होते हैं, एक स्पेसिफिक डोनेशन और एक जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन मीन्स पर्पस तय होता है। स्पेसिफिक डोनेशन में हमें दान क्यों मिला है इसका कारण निश्चित होता है, इसका उद्देश्य निश्चित होता है कि हमें जिस काम के लिए पैसे मिले हैं हम उन पैसों से वही काम करेंगे, तो ये हमारे ऊपर एक बर्डन क्रिएट करता है। जैसे ही बर्डन क्रिएट करेगा ये हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। और एक अगला होता है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन मीन्स सामान्य दान, इसमें आपको दान दिया गया पर आपको पता नहीं है या फिर देने वाले को पता नहीं है इसे खर्च कहाँ करना है। जिस जगह पे इन पैसों की जरूरत होगी उस जगह पे इन पैसों को खर्च किया जाएगा, तो इसका उद्देश्य, इसके देने का जो उद्देश्य है वो निश्चित नहीं होता है, इसीलिए यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा। अब हमारा अगला है लेगेसी। क्या है? लेगेसी। लेगेसी मीन्स क्या? पहले हम लोग लेगेसी को समझते हैं, लेगेसी होता क्या है। तो लेगेसी हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वज थे, जैसे हमारे दादा परदादा, ये अपने विरासत में लिख के जाते हैं कि मेरे बाद इस संपत्ति का उत्तराधिकारी मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती होगी, तो वो पहले से ही कानूनी तौर पे लिखवा कर जाते हैं कि इस संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। उसी प्रकार से कुछ आदमी अपने संपत्ति को, अपने जो पैसे हैं, अपनी मृत्यु के बाद या फिर मृत्यु से पहले ही वसीयत के रूप में कानून में दर्ज करवा देते हैं कि ये मैं इस संस्था को दान कर रहा हूँ, इस संस्था को दे रहा हूँ। इसके भी उद्देश्य निश्चित भी होते हैं और अनिश्चित भी होते हैं। तो यदि वसीयत पे लिखा गया है जो ये विरासत किस लिए दी जा रही है, किस काम के लिए दी जा रही है, तो उसे हम लोग स्पेसिफिक समझेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, क्योंकि वो एक बर्डन क्रिएट कर रहा है। पर वहीं पे अगर वसीयत में ये नहीं लिखा गया है कि विरासत किस चीज के लिए दी जा रही है, ये लेगेसी किस चीज के लिए दी जा रही है, तो इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखेंगे। समझ में आ गया? अगर उद्देश्य निश्चित है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और उद्देश्य निश्चित नहीं है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। इतने चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। चलिए आगे कुछ टर्म और है, उन आइटम्स को भी समझते हैं। हमारा अगला आइटम है तो पेमेंट टू होनोरेरियम। तो होनोरेरियम को
हिंदी में मानदेय कहा जाता है। तो चलिए इसको अब समझते हैं। जैसे स्कूल में कोई फंक्शन रखा जाता है, उसमें बाहर से कुछ लोगों को बुलाया जाता है। वो लोग जब आते हैं तो उनके स्वागत में कुछ फूल, माला, शॉल उठाया जाता है। तो फूल, माला, शॉल पे जो खर्च होता है उसी खर्च को पेमेंट टू होनोरेरियम कहते हैं। इससे चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम लोग होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ खाते हैं, वेटर हमारे लिए खाना लाता है, हमसे बातें करता है, सारे खाने को सर्व करता है, बिल लाता है। सो हम लोग जो खाना जितना भी खाते हैं उसका तो बिल देते ही हैं, पर ऊपर से 10, 20, 50, 100, 200 ऐसे करके उसने जो हमें सर्विस दिया उस सर्विस के लिए कुछ टिप्स देते हैं। तो ये जो टिप्स है ये देना तो कंपलसरी नहीं था, ये तो हमारे मन पे डिपेंड था। उसने मुझे अपनी सेवा दिया, इसीलिए मैंने उसे टिप्स दिया। मेरा मन है, मेरा मन तो मैं दूं टिप्स या फिर ना दूं टिप्स। तो उसकी सेवा से खुश होकर अपने मन से जो टिप्स दिए उसी टिप को पेमेंट टू होनोरेरियम कहते हैं। यह एक प्रकार का खर्च होता है, इसीलिए इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। समझ गए? चलिए अब अगले आइटम को समझते हैं। हमारा अगला आइटम है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स मीन्स पुरानी संपत्ति को बेच दिए। पुरानी संपत्ति को बेच दिए। संपत्ति हमारे बैलेंस शीट में आता है, ठीक। जब भी कोई सामान लेते हैं ऐसा तो नहीं है वो सामान अमर है, वो हमेशा उसी रफ्तार में काम करेगा जैसे शुरू में किया करता था। उसका एक एक्सपायरी डेट है, किसी न किसी समय के बाद वह पुराना हो जाएगा, वह खराब हो जाएगा। तो जब वह पुराना हो जाएगा, खराब हो जाएगा तो हम उसे बेच देंगे। तो उसे बेचने पर जो भी पैसा मिलता है उसे हम लोग बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में दिखाते हैं। चलिए अब अगला है सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। मीन्स न्यूज़पेपर, अधिकतर संस्था न्यूज़पेपर खरीदती है, पढ़ने के बाद तो वो किसी काम का नहीं रहता। स्पोर्ट्स मटेरियल, खेलने कूदने के सामान, स्पोर्ट्स के जो संस्था है वो स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदते हैं। कुछ टाइम के बाद वो मटेरियल खराब हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। तो जब वो चीजें किसी काम की नहीं होती और उन्हें बेचा जाता है, उन्हें बेचने से जो भी पैसे आते हैं उन्हें वो हमारे लिए एक प्रकार का इनकम होता है। सो उसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। अगर खराब सामान बेचने से हमें फायदा हुआ है, जैसे मैंने कोई भी चीज 100 में खरीदी थी, उसे 50 में बेचा, दाम तो हाफ हुआ लेकिन यूज करके बेचा है ना, फिर भी 50 रुपए तो हमारे लिए फायदेमंद है। तो इसे इनकम साइड में दिखाएंगे। अगर लॉस होता है, जैसे 100 रुपए की चीज मैंने 10 रुपए में बेचा, मुझे तो लॉस हुआ, सामान तो 100 का था, भले ही मैंने यूज किया पर आ तो 10 रुपए ही रहा है ना, मुझे लॉस हो रहा है, तो उसे मैं एक्सपेंडिचर साइड में दिखाऊंगी। अगला है फंड। तो जैसे डोनेशन था वैसे ही फंड है। जैसे डोनेशन 2 प्रकार के थे वैसे ही फंड भी 2 प्रकार के हैं। डोनेशन को समझने के बाद फंड को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए फंड को समझते हैं। फंड 2 प्रकार के होते हैं, स्पेसिफिक फंड एंड जनरल फंड। सो जनरल फंड को कैपिटल फंड भी कहा जाता है। जनरल फंड मीन्स क्या? जनरल फंड मीन्स जिसका उद्देश्य निर्धारित नहीं है, जिसका उपयोग हमें किस काम के लिए करना है यह निश्चित नहीं है। देखिए, जैसे ही किसी वर्ड के आगे फंड आ जाएगा तो उसे हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक। जैसे ही किसी भी वर्ड के आगे फंड आ जाएगा तो उसे हम लोग बैलेंस शीट में ले जाएंगे। जनरल फंड जब उद्देश्य निश्चित न हो तो जनरल फंड को तो हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ले जाएंगे, पर इस पे जो भी खर्च किया जाएगा, इससे जो भी इनकम होगा, उन खर्च को, उन इनकम को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे। तो जब खर्च होगा तो एक्सपेंडिचर साइड में, और जब इनकम होगा, जब पैसे आएंगे तो इनकम साइड में लिखेंगे। अब अगला है स्पेसिफिक फंड।
स्पेसिफिक फंड, इसमें उद्देश्य निश्चित होता है, हमें पता होता है कि इन पैसों से क्या करना है, उस काम के सिवा इस पैसे को हम कहीं भी खर्च नहीं कर सकते हैं। तो जब उद्देश्य निश्चित हो तो फंड को तो हम लोग बैलेंस शीट में ले जाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और इस पे जो भी खर्चे होंगे, इस पे जो भी आय आएगा, सबको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल ये स्पेसिफिक फंड में से ही जोड़ा या घटाया जाएगा। सो हम लोग समझ गए हैं। चलिए एक बार ओवरव्यू लेते हैं। सब्सक्रिप्शन, रेगुलर बेसिस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। लाइफ मेंबरशिप फी ये बर्डन क्रिएट करता है, सो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। इंडोमेंट फंड ये भी बर्डन क्रिएट करता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट या एडमिशन फी ये रेगुलर बेसिस पे प्राप्त होता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। डोनेशन अगर स्पेसिफिक हो तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, अगर जनरल हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। लेगेसी अगर उपयोग निश्चित हो तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, उपयोग निर्धारित न हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। पेमेंट टू होनोरेरियम ये एक प्रकार का खर्च है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, एसेट्स को बेचा जा रहा है, तो इससे जो इनकम आएगा, जो पैसे प्राप्त होंगे, उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड। सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये इस पे जो इनकम होगा उसे इनकम साइड में, मीन्स बेचने पे जो प्रॉफिट होगा उसे इनकम साइड में, जो लॉस होगा उसे एक्सपेंडिचर साइड में। फंड अगर जनरल है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, इस पे जो भी खर्चे होंगे उसे एक्सपेंडिचर साइड, और जो भी फायदा होगा उसे इनकम साइड। उसके बाद आ गया हमारा स्पेसिफिक फंड, सो स्पेसिफिक फंड को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, इस पे जो फायदे, जो भी खर्च होगा उसे इसी में से जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। सो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट आइटम को समझ लिया है। अब इम्पोर्टेंट आइटम को समझने के बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट को समझना होगा। जैसे ही हम लोग उन एडजस्टमेंट को समझ जाएंगे, उसके बाद हम लोग तीनों अकाउंट का एक ओवरव्यू क्लास ले लेंगे, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारी 2 क्लासेस और बची, एक एडजस्टमेंट का और दूसरा इन तीनों अकाउंट के ओवरव्यू का। तो तीनों अकाउंट पढ़ने के बाद हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और सीयूईटी के व्यू से हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, जितने कि इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।